साथियों नमस्कार। संविधान संवाद श्रृंखला का पहला भाग उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। इसी श्रृंखला के दूसरे भाग में आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं संविधान निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं को, जिसमें आप सिलसिलेवार ढंग से संविधान निर्माण की अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में जान पाएंगे। नमस्कार साथियों, भारतीय संविधान को जानने, मानने और अपनाने की इस पहल में आप सभी का स्वागत है। संविधान और हम की श्रृंखला के भाग 1 में हमने जाना भारतीय संविधान का ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ। आइए इस बातचीत की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया का सिलसिलेवार संदर्भ। भारतीय संविधान के निर्माण की पहल भले ही हमें 20वीं सदी के मध्य में होती हुई दिखती है, लेकिन इसके पीछे की बुनियादी प्रक्रिया बहुत पहले आरंभ हो चुकी थी। ब्रिटिश काल के कानूनों से लेकर दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश और बाल गंगाधर तिलक के स्वराज के आह्वान और संविधान विधेयक तक में संविधान की प्रारंभिक अवधारणा को महसूस किया जा सकता है। इस अवधारणा से कैबिनेट मिशन तक के सफर को संविधान निर्माण का सफर माना जा सकता है। इस सफर में देश के प्राचीन इतिहास से लेकर 190 वर्ष की औपनिवेशिक विरासत तक सभी शामिल है। परतंत्र भारत में शासन की कानूनी पहल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश राज में भारत पर शासन की कई पहल की गई। ये पहल इस प्रकार है: चार्टर अधिनियम 1853, भारत के उत्तम प्रशासन के लिए अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। इनमें से कोई भी कानून भारत के लोगों द्वारा बनाया गया कानून नहीं था। स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वराज पराधीन भारत के समाज की आकांक्षाओं को स्वदेशी राज शब्द दयानंद सरस्वती ने दिया था। वे मानते थे कि सामाजिक और धार्मिक सुधार के बिना राजनीतिक विकास संभव नहीं है। उन्होंने आर्य समाज संस्था की स्थापना की थी, जिसने नारा दिया था, भारतवर्ष भारतीयों के लिए। इस तरह का भारत जिसमें बाल विवाह, स्त्रियों का शोषण, मृतक श्राद्ध, बहुविवाह, देवदासी, सती प्रथा, जातिवाद और छुआछूत न हो। वर्ष 1876 में सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समोल्लास में स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा, आर्यव्रत में भी आर्यों का अखंड, स्वतंत्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ है वो भी विदेशियों द्वारा पदक्रांत हो रहा है। कुछ लोग ही स्वतंत्र हैं। दुर्दिन जब आता है, देशवासियों को अनेक प्रकार का कष्ट भोगना पड़ता है। कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशी राज होता है वो सर्वोपरि उत्तम होता है। मतांतर के आग्रह से रहित, अपने और पराये के पक्षपात से शून्य, प्रजा पर पिता के समान कृपा, न्याय व दया के साथ विदेशियों का राज पूर्ण सुखदायक नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, आप दूसरों को बदलना चाहते हैं ताकि आप आजाद रह सकें, लेकिन ये कभी ऐसे काम नहीं करता। दूसरों को स्वीकार करिए और आप मुक्त हैं। बाल गंगाधर तिलक वर्ष 1890 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और विचारक थे, लेकिन वे जाति व्यवस्था के पक्षधर भी थे। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा और सहमति की उम्र यानी बाल विवाह निर्धारित करने वाले कानून का भी विरोध किया था। संविधान विधेयक सन 1895 में बना भारत का संविधान विधेयक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल भारत में संविधान निर्माण की शुरुआती पहल माना जाता है। इसे स्वराज विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। 110 अनुच्छेदों वाले इस विधेयक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता आदि अधिकार शामिल थे। स्वशासन की मांग 1906 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 22वें अधिवेशन में पहली बार ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन ही सही, लेकिन भारत के सुशासन की मांग की गई। अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने कहा था, भारतीयों को यहाँ की गरीबी और आर्थिक समस्याओं से निजात दिलाने का इकलौता तरीका सुशासन या स्वराज ही है। सूरत अधिवेशन
1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का प्रस्ताव पारित हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाने की बात हुई और स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन देने की बात हुई। 1907 में ही पहली बार स्वदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की चर्चा हुई, जिसे आगे चलकर महात्मा गांधी ने भी अपनाया। गोखले का राजनीतिक विचार, वर्ष 1914 से 1915। पहला विश्व युद्ध शुरू होने के कुछ महीनों बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने एक राजनीतिक कार्य योजना प्रस्तुत की। उसे गोखले के राजनीतिक नियम, पॉलिटिकल टेस्टामेंट के रूप में जाना जाता है। इस योजना में भारत के अधिकांश क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके प्रांतीय विधान परिषदों के माध्यम से शासित करने की बात कही गई थी। गांधी और स्वराज। सन 1922 में महात्मा गांधी ने स्वराज को परिभाषित करते हुए यंग इंडिया में लिखा था, स्वराज का मतलब है यदि भारतीय चाहें तो खुद को स्वतंत्र घोषित करने की उनकी क्षमता। स्वराज ब्रिटिश शासन की ओर से कोई मुफ्त में मिला उपहार न होगा। कोई भी देश किसी दूसरे देश को स्वराज नहीं दे सकता। स्वराज्य को देश के खून से अर्जित करना होता है। व्यक्तिगत स्तर पर स्वराज निष्पक्ष आत्ममूल्यांकन, निरंतर आत्मशुद्धि और बढ़ती स्वदेशी या आत्मनिर्भरता की क्षमता से जुड़ा हुआ है। संदर्भ यंग इंडिया 28 जून 1928। राजनीतिक रूप से स्वराज स्वशासन है, न कि अच्छी सरकार। गांधी के लिए अच्छी सरकार स्वशासन का विकल्प नहीं है और इसका अर्थ है सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र होने का निरंतर प्रयास, चाहे वह विदेशी सरकार हो या राष्ट्रीय हो। दूसरे शब्दों में यह शुद्ध नैतिक अधिकार पर आधारित लोगों की संप्रभुता है। आर्थिक दृष्टि से पूर्ण स्वराज का अर्थ लाखों मेहनतकशों के लिए पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता है। गांधी के लिए लोगों के स्वराज का मतलब व्यक्तियों के स्वराज स्वशासन का कुल योग था और इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए स्वराज का मतलब अपने देशवासियों के लिए स्वतंत्रता है और अपने पूर्ण अर्थ में स्वराज सभी प्रतिबंधों से मुक्ति से कहीं अधिक है। यह स्वशासन आत्मसंयम है और इसकी तुलना मोक्ष या मुक्ति से की जा सकती है। संदर्भ यंग इंडिया 8 दिसंबर 1920। द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1924 से 1925। भारत के राजनीतिक दलों की साझा पहल पर श्रीमती एनी बेसेंट की अध्यक्षता में बनी एक उप समिति ने द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया विधेयक 1925 तैयार किया। इस विधेयक को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश करने के लिए भेजा गया। विधेयक को तत्कालीन सत्तारूढ़ लेबर पार्टी का समर्थन मिल रहा था, लेकिन उसके चुनाव हार जाने के कारण यह विधेयक रखा रह गया। 18 मई 1927 को कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू ने कार्य समिति में प्रस्ताव रखा कि केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों तथा सभी राजनीतिक दलों से विमर्श करके संविधान बनाया जाना चाहिए। फरवरी 1928 में भारतीय संविधान का प्रारूप बनाने के लिए मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, खिलाफत समिति, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस, स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन और कांग्रेस ने साझा सम्मेलन किया। वहां संविधान का प्रारूप बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति का गठन किया गया। समिति ने जून से अगस्त 1928 तक काम किया और एक मसौदा तैयार किया। इस मसौदे को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। वहां यह संकल्प लिया गया कि देश ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी आज़ादी हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ेगा। अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया गया। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा ध्वज फहराकर देशवासियों का आह्वान किया कि वे 26 जनवरी 1930 को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएं। कराची प्रस्ताव वर्ष 1931 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को कराची प्रस्ताव के लिए याद किया जाता है। इस प्रस्ताव में ऐसे तमाम प्रावधान पारित किए गए जो आगे चलकर भारतीय संविधान का हिस्सा बने। इनमें प्रमुख थे मूल अधिकार और कर्तव्य, श्रम एवं श्रमिक,
कराधान एवं व्यय तथा सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव। इनमें अभिव्यक्ति की आजादी, अल्पसंख्यकों की रक्षा, विधि के समक्ष समानता, वयस्क मताधिकार, कृषि ऋण माफी, सूदखोरी पर नियंत्रण, नागरिकों के सैन्य प्रशिक्षण, खनिज, रेल, जलमार्ग और परिवहन के अन्य माध्यमों पर राज्य के नियंत्रण के साथ साथ नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध तथा स्वदेशी उद्योगों की रक्षा जैसी बातें शामिल थीं। भारत की संविधान सभा के गठन का सुझाव सबसे पहले माधवेंद्र नाथ M.N. राय ने दिया था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस मांग को राष्ट्रीय मांग का स्वरूप दिया। भारत के पूर्ण स्वराज की बढ़ती मांग को देखते हुए ही ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों की पहल की। मतदान का अधिकार। जब भारत में स्वतंत्रता के राष्ट्रवादी आंदोलन प्रभावी होने लगे, तब ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार ने यह कहना शुरू किया कि वह प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी। भारत परिषद अधिनियम 1909 में परिषद के सदस्य भारतीयों द्वारा नहीं चुने जाते थे, बल्कि उनका चुनाव प्रभावशाली वर्गों जैसे जमींदारों, भूस्वामियों, उद्योग संगठनों, विश्वविद्यालयों और निकायों बोर्ड आदि द्वारा किया जाता था। वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम में भारतीयों के प्रतिनिधियों के चुनाव का प्रावधान किया गया था, लेकिन चुने हुए विशेष वर्गों जैसे संपत्ति के मालिकों, आयकर चुकाने वाले, भूस्वामी, नगर निकाय के कर चुकाने वाले लोगों को ही मतदान का अधिकार था। इन चुनावों में मात्र 2.9% भारतीयों को ही मतदान का अधिकार मिला था। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 में व्यापक स्तर पर चुनाव की व्यवस्था की गई। तब भी केवल 14% भारतीयों को ही मतदान का अधिकार मिला था। जब शासन में लोगों का प्रतिनिधित्व ही नहीं था, तो फिर लोगों का शासन में भरोसा क्यों और कैसे होता? भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसके आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 बना। इस अधिनियम में जनता के हित में या नागरिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इसमें भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को और व्यवस्थित करने वाले प्रावधान थे। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर सैनिकों की विधवाओं तथा बच्चों को विशेष फंड देने तथा सेना तथा प्रशासनिक सेवा के लिए परिवार पेंशन का उल्लेख था। सन 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भारत के राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भारत के लोग आत्मनिर्णय का अधिकार चाहते हैं और वह अधिकार उन्हें अपनी संविधान सभा के बनाए संविधान से ही मिलेगा। भारत के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने का पहला प्रयास सन 1938 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। समिति भारत के राष्ट्रीय विकास को एक बहुआयामी काम मानती थी। उसने उद्योगों के लिए कच्चे माल, कृषि और सहायक उद्योगों, उद्योग व्यापार, परिवहन, रोजगार, वित्त, ऊर्जा और बिजली, औद्योगिक एवं सांख्यिकी गणना समेत विविध क्षेत्रों में काम करना आरंभ किया। मुझे निरक्षरता की कोई चिंता नहीं है। मैं हर व्यक्ति को मतदाता सूची में रखना चाहूँगा। वे खुद तय करें कि उन्हें मतदान करना है या नहीं। मैं मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन के बजाय उन्हें आरक्षण देना चाहूँगा। संविधान सभा ही देश के लिए देशज संविधान बना सकती है। वह आदर्श ना होगा, लेकिन वास्तविकता पर आधारित होगा। मैं ऐसी संभावनाओं को तवज्जो दूंगा जहां लोग गलती करके खुद सीखेंगे और शासन में सामंजस्य बनाएंगे, बजाय कि बाहर से ला दी गई किसी अच्छी व्यवस्था के। संदर्भ महात्मा गांधी ने हरिजन में 19 नवंबर 1939 को द ओनली वे शीर्षक वाले आलेख में लिखा। अगस्त 1940 में कांग्रेस कार्य समिति ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगोन के भारत में केंद्र सरकार के गठन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भारत में किसी ऐसी व्यवस्था को जिम्मेदारी नहीं सौंपेगा जिसे देश की बड़ी आबादी का समर्थन हासिल न हो। उस समय सिराज गोपालाचारी ने कहा कि भारत में राष्ट्रीय प्रांतीय सरकार का गठन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के लोगों को तैयार करेंगे कि मुस्लिम लीग को प्रधानमंत्री पद के लिए व्यक्ति चुनने दिया जाए। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे पाकिस्तान की मांग कमजोर पड़ जाएगी। क्रिप्स मिशन।
दूसरे विश्व युद्ध में भारत का सहयोग पाने के लिए मार्च 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। इस बारे में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि वॉर कैबिनेट ने भारत में राजनीतिक समाधान के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत युद्ध समाप्त होते ही भारत में संविधान बनाने के लिए निर्वाचित इकाई बनाने की पहल शुरू कर दी जाएगी। यह क्रिप्स मिशन के सबसे अहम प्रस्तावों में से एक था। वॉवेल योजना। जून 1945 में ब्रिटिश सरकार ने वॉवेल योजना पेश की। यह क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों का ही विस्तार था। इसमें कहा गया कि जब तक भारत का नया संविधान नहीं बनता तब तक अंतिम व्यवस्था के रूप में वायसराय की कार्य परिषद का पुनर्गठन किया जाए। अंबेडकर का अपना संविधान। 1945 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति फेडरेशन के लिए स्टेट एंड माइनॉरिटीज यानी राज्य और अल्पसंख्यक नामक रिपोर्ट लिखी। इसका लक्ष्य अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षा तंत्र विकसित करना था। यह एक छोटा संविधान ही था जिसमें नागरिकों और अनुसूचित जाति के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया था। जनवरी 1946 में B.N. राव ने भारत के लिए नए संविधान की विस्तृत रूपरेखा पेश की। इसका मुख्य लक्ष्य भारत विभाजन की संभावनाओं को समाप्त करने वाली योजना बनाना था। उन्होंने संयुक्त राज्य भारत नामक एक महासंघ की परिकल्पना पेश करते हुए कहा कि दुनिया के कई देशों में मौलिक अधिकारों का जिक्र है, उन्हें भारतीय संदर्भ में अपनाया जाएगा। कैबिनेट मिशन। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। यह मिशन भारत में संविधान निर्माण के तरीकों पर विचार विमर्श के लिए आया था। मिशन ब्रिटिश भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और देसी रियासतों के साथ बातचीत करके आम सहमति बनाना चाहता था ताकि संविधान सभा का गठन किया जा सके। मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा के गठन के लिए अलग अलग प्रांतों में चुनाव हुए। कुल 292 में से कांग्रेस को 201 और मुस्लिम लीग को 73 स्थान हासिल हुए। इस जीत के बाद कांग्रेस ने मिशन के भारत को 3 मंडलों में बांटने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मिशन की योजना के मुताबिक संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ। हर प्रांत, रियासत और रियासतों के समूह को 10 लाख की आबादी पर एक स्थान के अनुपात में आवंटन किया गया। संविधान सभा के लिए कुल 389 स्थान आवंटित किए गए। भारत के विभाजन के बाद इनकी संख्या 299 रह गई। इनमें 229 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से तथा 70 सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में आए। तो यह था संविधान निर्माण की प्रक्रिया का सिलसिलेवार संदर्भ। हम अगले भाग में जानेंगे संविधान निर्माण और संविधान सभा की बहसें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।